Assalamu alaikum dear students. The topic of discussion is compound nucleus theory. In the previous lecture, we discussed nuclear reactions related to compound nucleus. Now, today we discuss about what is compound nucleus theory and what is compound nucleus. Compound nucleus is actually a unstable nucleus which can splits into one residual nucleus and one subatomic particles. सबसे पहले आउटलाइंस देखते हैं हम आज के लेक्चर्स की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी को। इसका मतलब किसने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया, एंड एक्सप्लेनेशन इसकी कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर, एंड एग्जांपल्स फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के किस तरह से आपका जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर, डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एंड उसकी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी, जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी हमारे पास है, सबसे पहले प्रपोज की थी बोहर ने, नील बोहर ने इन 1936 में। उसने ये कहा था कि जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है, ये इसके जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, वो टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, कि वो 2 स्टेप्स में जो है वो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसमें हम पढ़ते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट था, कि फर्स्ट स्टेप वो किस तरह से कह रहा है कि 2 स्टेप्स में होते हैं, उनके डिफरेंट वेज देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में उसने कहा था प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस टू फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो जिस तरह से हमने रिएक्शन में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, जो आपके पास है, वो क्या करता है, इज एब्जॉर्ब बाय द टारगेट न्यूक्लियस, कि जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको सारा जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। इस तरह इसकी एग्जांपल्स भी हमने प्रीवियस न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखी हैं, ट्रांसम्यूटेशन में देखी हैं। तो आपको इस लाइन से फौरन से क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो किस तरह से ऑब्जॉर्व होता है टारगेट न्यूक्लियस में टू फॉर्म अ कंपाउंड न्यूक्लियस, देन वो कंपाउंड न्यूक्लियस बनाता है। इसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स देखी है, कि जिसमें आपके पास अगर अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, उसका 4 एटॉमिक मास है, जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है, अगर उसका 24 है तो वो 4 जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा, 4 यूनिट इंक्रीज होकर वो 28 बन जाएगा, जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस आएगा। इसी तरह से इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की हैं। अब सेकंड स्टेप इसमें हमारे पास द कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स बाय इजेक्टिंग अ पार्टिकल लिविंग बिहाइंड रेजिडुअल न्यूक्लियस, कि जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है, यानी कि वो पीसेस में डिवाइड हो जाता है बाय इजेक्टिंग अ पार्टिकल। साथ में वो क्या करता है, कोई ना कोई पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इजेक्ट करता है, और साथ में एक रेसिडुअल न्यूक्लियस आपके पास, जो कि न्यू आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस आता है, वो साथ में लीव करता है। इस तरह से ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है, ये कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के जो है वो 2 स्टेप्स हैं रिएक्शंस के, न्यूक्लियर रिएक्शंस के। फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है टारगेट न्यूक्लियस में, देन कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। फिर जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है, यानी कि स्प्लिट्स हो जाता है। वो किस तरह से, जब स्प्लिट होता है तो वो क्या करता है, एक रेजिडुअल न्यूक्लियस बनाता है, और साथ में एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इजेक्ट करता है। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड गैमा फोटॉन्स, ठीक है, कोई भी इसमें से हो सकता है। तो डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट होते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस है उस पर। तो नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें, द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। अब जो कंपाउंड न्यूक्लियस है आपके पास, उसके स्प्लिट्स होने के जो मूड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो किस तरह से बन रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है वो फॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। और सेकेंड, द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन इट्स एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। वो ओनली डिपेंड कर रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी है एंड एंगुलर मोमेंटम कितना है, कि यानी कि आप जो रिएक्शंस करवा रहे हैं, जो आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, वो हाईली एनर्जेटिक है, गैमा रे है, या आपके पास अल्फा पार्टिकल है लेस जो है वो एनर्जेटिक है। इस तरह से जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसकी एनर्जी पे और उसके एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, जो उसमें टारगेट न्यूक्लियस के साथ आके रिएक्शन करेगा, देन उस पर कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेशन जो है, मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी वो एनर्जी ले रहा है तो देन वो कौन सा पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा, जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा जो उसका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा।
इट मीन्स टू स्टेप्स ऑफ द रिएक्शंस आर सेपरेट प्रोसेसेस। ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इसके 2 स्टेप्स आ रहे हैं वो सेपरेट हैं, यानी कि एक आपके पास प्रोजेक्टाइल वाला आप बता रहे हैं कि किस तरह से बन रहा है और दूसरा आप बता रहे हैं कि किस तरह से स्प्लिट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। नेक्स्ट कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? तो कंपाउंड न्यूक्लियस जिस तरह से आपने रिएक्शंस में पढ़ा है, सिमिलरली उसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन कर लेंगे। द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लूजेस ऑल इट्स एनर्जी टू द टारगेट न्यूक्लियस इन फर्स्ट स्टेप। अब हमें पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर जो है फॉल करवाते हैं, बम्बारमेंट करवाते हैं, तो जो आपके पास टारगेट न्यूक्लियस होता है वो उसको कैप्चर कर लेता है, यानी कि जो उसकी एनर्जी होगी, जो आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देगा, लेकिन जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ न्यू हाईली एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस। और वो किसका पार्ट बन जाएगा, यानी कि उसमें एब्जॉर्ब हो गया, जो आपके पास न्यू कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है उसका वो एक पार्ट बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट। अब वो क्या होगा, हाईली एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो जब वो इंटीग्रल पार्ट बन गया, वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस। The compound nucleus disintegrates into emerging small particles and a product nucleus within time of the order of 10 raised to power minus 19 second to 10 raised to power minus 15 second। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट और ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस का रिएक्शन है उसमें विद टाइम के लिहाज से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, जब वो स्प्लिट होगा पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स, और प्रोडक्ट न्यूक्लियस आपको जो न्यू देगा, उसका जो टाइम होगा वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 सेकेंड्स के दौरान जो है वो ये प्रोसेस होगा, स्प्लिट होगा, यानी कि जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस है। लेकिन जो हमारे पास अगर गामा रे फोटॉन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो देन वो जो है आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस आता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वहाँ पे उसका जो लाइफ टाइम मतलब ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेकेंड होता है, वहाँ पे उतनी देर स्टे करता है, देन वो डिके करते हैं इन द ग्राउंड स्टेट एंड इमिटिंग सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सम रेज, ठीक है। तो लेकिन ये जो है इस टाइम में, इतने टाइम्स में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में और प्रोडक्ट न्यूक्लियस में। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। द कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस इंड्यूस्ड बाय relatively low energy bombarding particles such as projectiles with energies below about 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये लो एनर्जी बम्बार्डिंग पार्टिकल्स के साथ अगर हम करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल, तो उनकी एनर्जी लेस देन 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जिनका हम रिएक्शंस करवाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस करने के लिए, यानी कि एज अ टारगेट न्यूक्लियस पर फॉल करने के लिए उनकी एनर्जी जो है 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होती है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन, जब एल्यूमिनियम की हम बम्बारमेंट करवाते हैं किसी भी प्रोटॉन के साथ, द कंपाउंड न्यूक्लियस इज सिलिकॉन 2814। तो आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो सिलिकॉन बनता है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 28 है और एटॉमिक नंबर यानी कि चार्ज नंबर क्या है 14। तो अब आप देखें कि इसमें यहीं पर क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, उसकी ऑल एनर्जी यानी कि वो जो आपके पास आ रहा है एल्यूमिनियम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसका एटॉमिक मास 27 था, अब वो क्या हो गया 28 सिलिकॉन, ठीक है, प्रोटॉन के साथ किया। अब प्रोटॉन का हमें पता है 1 एटॉमिक मास है एंड 1 चार्ज नंबर है उस पर, तो इसका एक चार्ज नंबर जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो गया और मास नंबर भी क्या है 1 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो गया। द कंपाउंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इन एनी वन ऑफ द सेवरल वेज। अब कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस अब जो है वो डिफरेंट वेज में जो है वो डिसइंटीग्रेट्स हो सकता है, स्प्लिट्स हो सकता है। अब वो उस पर डिपेंड करेगा, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, सेकंड जब बम्बारमेंट करवा रहे हैं किस पार्टिकल्स के साथ हम करवा रहे हैं, प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल्स के साथ, इनकी वजह से वो जो है वो सेवरल वेज में जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा। बिकॉज व्हेन इंसिडेंट पार्टिकल्स एंटर्स द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज शेयर्ड अमंग द न्यूक्लियस बिफोर री एमिशन। अब क्या होता है कि जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल आता है यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स है वो किसी भी टारगेट न्यूक्लियस में एंटर्स होता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो शेयर्ड हो जाती है
शेयर हो जाती है और उस एनर्जी को शेयर करने के बाद या एब्जॉर्ब करने के बाद देन उसकी री एमिशन होती है। तो इसलिए वो सेवरल वेज में, डिफरेंट वेज में जो है वो डिसइंटीग्रेट्स होता है, जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस होता है। अब इसके यहाँ पे एग्जांपल देखें। द कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 2814 डिसइंटीग्रेट्स इनटू मैग्नीशियम 24 अलोंग विद अल्फा पार्टिकल। अब देखें, ये जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस बना है ये स्प्लिट हो सकता है किसमें? मैग्नीशियम में, जिसका एटॉमिक मास जो है वो 24 है। अब देखिए ये 28 था, अब ये 24 है, 4 आपके पास लेफ्ट है, तो आपको पता है 4 जो है वो अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक मास होता है। तो अब ये इसकी हमने कहा डिफरेंट वेज में जो है वो इस तरह से कंपाउंड न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, डिसइंटीग्रेट्स होता है। तो इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन है आपके पास, तो वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है एक मैग्नीशियम में, और सेकंड उसके पास क्या है? अल्फा पार्टिकल्स में। ठीक है, एक मैग्नीशियम में और सेकंड जो है वो अल्फा पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अब सेकंड वाला देखें। द कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 2814 डिसइंटीग्रेट्स इनटू सिलिकॉन 27 अलोंग विद द न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास 28 उसका एटॉमिक मास है। अब वो क्या कर रहा है? सिलिकॉन 27 वाले में स्प्लिट हो रहा है और साथ में एक न्यूट्रॉन। अब हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे अगर हम लिखें कि जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है। ठीक है, तो ये 24 + 4 28 बना रहे हैं। इसी तरह से सिलिकॉन जब डिसइंटीग्रेट्स होगा न्यूट्रॉन के साथ तो फिर उसका 27 एटॉमिक मास, और हमें पता है न्यूट्रॉन का 1 एटॉमिक मास होता है। इस तरह से भी वो स्प्लिट हो सकता है, डिसइंटीग्रेट्स हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 2814 डिसइंटीग्रेट्स इनटू सिलिकॉन 28 अलोंग विद गामा रे। अब हमें पता है जो गामा रे फोटोन होता है आपके पास, या गामा पार्टिकल भी इसको आप कह सकते हैं, कि वो मैसलेस होते हैं, उनका मैस नहीं होता। तो ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट होगा। एक तो सेम आपके पास वही जो कंपाउंड न्यूक्लियस वाला पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, वही आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस आएगा, और साथ में गामा रेज यानी कि कोई ना कोई एनर्जी जो होगी, गामा रे फोटोन जो है वो इमिट होगा इसके साथ। ये थर्ड इसके स्टेप है। थर्ड टाइप में आपने देख लिया कि 3 वेज में किस तरह से वो जो है वो इमिट हो रहा है। अब सेकंड जो है द कंपाउंड न्यूक्लियस सिलिकॉन 2814 डिसइंटीग्रेट्स इनटू सोडियम 28 अलोंग विद 3 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि सोडियम, इस तरह से ये सोडियम 24 अलोंग विद 3 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब हमें पता है प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, तो 3 प्रोटॉन्स होंगे, उनका एटॉमिक मास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्रोटॉन्स का 1 1 1, और इसी तरह न्यूट्रॉन का 1। तो इस तरह से ये भी जो है वो इस तरह से कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होगा, 3 प्रोटॉन्स और 1 न्यूट्रॉन, प्लस साथ में जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस आ रहा है वो सोडियम। नेक्स्ट है ये हमारे पास के कंपाउंड न्यूक्लियस किन रिएक्शंस में जो है वो बनता है, हमें मिलता है। ठीक है, प्रोसेसेस गिव कंपाउंड न्यूक्लियस। कैसे प्रोसेसेस, इनका नेम, यानी कि ये आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो प्रोसेसेस बताएं जिसमें हमें कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो मिलता है। द फॉलोइंग प्रोसेसेस गिव कंपाउंड न्यूक्लियस। फ्यूजन, ठीक है, न्यूली न्यूक्लाई स्टिक टुगेदर। अब ये फ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें हमें कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास 2 स्प्लिट अप न्यूक्लियट्स हैं या तो वो मिलके कंबाइन एक न्यूक्लाई बनाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। सेकंड, फ्यूजन वेपोरेशन रिएक्शन, ये स्पेसिफिक नेम कर दिया है। सिंपली आपके पास जो जनरल है वो तो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। फर्दर आगे उसकी डिफरेंट टाइप्स में होता है जिसमें आपके पास फ्यूजन और वेपोरेशन आ जाता है। फ्यूजन फॉलोड बाय पार्टिकल्स वेपोरेशन एंड और गैमा एमिशन। तो इसमें इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वेपोरेशन के, उसमें वेपोरेशन हो सकती है पार्टिकल्स के साथ, या गैमा एमिशन। जस्ट नेम, ठीक है, आपने एज अ नेम याद करने हैं, लेकिन जब इनके टॉपिक्स आर्टिकल्स आएंगे फर्दर फिर इनकी आप डिटेल्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उनको करेंगे। फ्यूजन फिशन रिएक्शंस होते हैं। द फ्यूजन फॉलोड बाय फिशन रिएक्शन, यानी कि ये ऐसा फ्यूजन जो बाय फिशन के थ्रू जो है वो होती है, यानी कि पहले वो स्प्लिट हैं 2 फॉर्म्स में, वो मिलके एक कंपाउंड बना देंगे आपके पास, तो कंपाउंड न्यूक्लियस आ जाएगा, फ्यूजन का रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शंस होंगे आपके पास ये हमें कंपाउंड न्यूक्लियस देते हैं।
फर्दर जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अब देखिए वर्डिंग्स वही है और हमारी जो थ्योरी है वो भी वही चीज़ बता रही है, बस उसको लिखना और उसके टॉपिक्स की हेडिंग की जो है वो चेंज है, अदरवाइज कंसेप्ट वही है। आप ये खुद से टाइप कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है हमने पढ़े हैं, ठीक है, उनसे नॉलेज लेके अभी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है उससे भी आप बता सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज एब्जॉर्ब बाय द टारगेट न्यूक्लियस व्हेन इट इज बम्बार्डेड ऑन टारगेट न्यूक्लियस टू फॉर्म कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये इसकी आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं और इसके फर्दर ये जो फॉर्मेशन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। एक्चुअली में जो फॉर्मेशन है वही उसकी डेफिनेशन भी है कि किस तरह से आपके पास बन रहा है। और अगर पूछा जाए कि कंपाउंड न्यूक्लियस है क्या, ठीक है, फिर आप वो उसका बता सकते हैं कि ये अनस्टेबल है, ठीक है, हाईली जो न्यू हाईली एब्जॉर्ब करता है एनर्जी वो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है हमारे पास, और अनस्टेबल होता है इतने टाइम के लिए, ये जो है उसके बाद डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है, देन आप बता सकते हैं। डेफिनेशन में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है टारगेट न्यूक्लियस जब उस पर बम्बार्डमेंट की जाती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की टारगेट न्यूक्लियस पे, देन हमें मिलता है कंपाउंड न्यूक्लियस, फिर बनता है हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखें, एक्सप्लेनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। कंसीडर प्रोजेक्टाइल ए, कि आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल ए है यहाँ पे, ठीक है, कंसीडर प्रोजेक्टाइल ए is incident on target nucleus, the generated compound nucleus C and steric is in excited state and reaction is given। अब ये देखें वो एक्साइटेड स्टेट का इसलिए लिखा कि वो हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए स्टे करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया, अदरवाइज आप ना भी लगाएंगे स्टेरिक, अगर एक्साइटेड स्टेट का वर्ड नहीं लिख रहे तो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपके पास कोई भी प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है और एक्स आपके पास कोई भी टारगेट न्यूक्लियस है। जब आप इसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के पर तो फिर आपके पास क्या आता है, कंपाउंड न्यूक्लियस आता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से जो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस होगी। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एंट्रस चैनल, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस का, ये एंट्रस चैनल हम इसको कह सकते हैं, नेम दे सकते हैं कि कोई भी आपके पास जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है तो वो जब आपके टारगेट न्यूक्लियस में एंटर होगा तो फिर वो आपके पास उसको आप एंट्रस चैनल का नाम भी देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस जब बनता है। The projectile loses its identity because its energy is shared by all the nucleons of the target nucleus। अब ये क्या कहते हैं कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस होता है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो देता है, ऐसे ही आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वो उसका जो था वो कि इसलिए क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें होते हैं वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपली वेज में कि जो उसकी एनर्जी होती है वो सारी जो टारगेट न्यूक्लियस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस एनर्जी इज देन कंसंट्रेटेड टू वन न्यूक्लियॉन और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो एनर्जी होती है वो किसी एक न्यूक्लियॉन की भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपका जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स है वो कौन सा है। द कंपाउंड न्यूक्लियस रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर टाइम ऑफ 10⁻⁻16 ±3 सेकेंड। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो इतने टाइम तक जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा 10⁻⁻16 ±3 सेकेंड। एक्चुअली में जो स्टार्ट में आपने लिखा है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं -19 -15 to 19, तो ये भी +-3 है तो इसमें और ऐड कर लें इसमें, तो -16 पावर, तो ये एक्चुअली में एस्टिमेटेड है, आप कह सकते हैं, इसको एग्जैक्टली नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कितना वो आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस आ रहा है वो कितना अनस्टेबल है या उसके पास कितनी एनर्जी है, वो कितने टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में स्टे कर रहा है। द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मैसेज प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस। अब ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है अगर हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना हो तो हम किससे कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल के जो मासेस होंगे या फिर टारगेट न्यूक्लियस के और कंपाउंड न्यूक्लियस के, इनके मैसेज से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस। एक और हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल की है वो बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट।
अब काइनेटिक एनर्जी भी उसकी वो ऑब्जर्व कर सकता है, जो प्रोजेक्टाइल की है उसके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस हो सकती हैं प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। इस पर भी वो डिपेंड करती है उसकी फॉर्मेशन जो आपके पास बन रहा है कंपाउंड न्यूक्लियस। बोहर आल्सो सजेस्ट that same excited nucleus can be formed by bombardment of different projectile particles on different target nuclei। ये तो इसकी वर्डिंग है, ये बोहर ने कहा है। और हम लोगों ने भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि अगर आपके पास डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियस पे बन रहे हैं, जो है वो फॉल करवा रहे हैं, ये बम्बार्डमेंट आप करवा रहे हैं, लेकिन आपको आफ्टर रिएक्शन सेम कंपाउंड न्यूक्लियस या एक्साइटेड न्यूक्लियस जिसको आप कह रहे हैं वो भी मिलता है। तो ये हमने देखा है, क्योंकि जब ये डिपेंड करता है हमारे डिफरेंट जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा है या प्रोटॉन है या फिर आपके पास गैमा रे फोटोन है या न्यूट्रॉन है, जब वो किसी टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करते हैं, अगर वो कम न्यूक्लियर मास वाले पे करते हैं तो फिर दूसरा बन जाएगा। इस तरह से वो सेम बन जाते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस, लेकिन उनका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट करवा रहे हैं आप, वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन आफ्टर रिएक्टेंट्स जो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास बनता है वो सेम भी हो सकता है। द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल में डिफर इन ईच केस ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन जो हमारे पास एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है हर केस में। वो हर जो आपका प्रोजेक्टाइल वाला पार्टिकल है उस पर डिपेंड करेगी, इसलिए वो हर केस में डिफरेंट होगी। डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियस होंगे, वो सेम एक्साइटेड न्यूक्लियस बन सकते हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी प्रोजेक्टाइल की वो डिफरेंट होगी हर केस में। डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, अब उसका डिके जो इमिशन वो करता है, कोई एक और पार्टिकल्स आपको देता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, साथ में एक इमर्जिंग न्यूक्लियस या रेसिडुअल न्यूक्लियस आप कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है दोनों। तो इसको हम कहते हैं डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। यानी कि सिंपली वर्डिंग में हमने जो पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो देन ग्राउंड स्टेट में जब वो आएगा तो वो डिके करेगा किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस है उसमें भी सिमिलरली द कंपाउंड न्यूक्लियस CN डिकेज बाय इमिटिंग पार्टिकल B, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन, जो हम जनरल रिएक्शंस हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अगर एग्जांपल्स होंगी तो वो B की जगह पे जो भी आपके पास आउटगोइंग पार्टिकल्स होगा, इमिटिंग पार्टिकल, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉल्ड इमर्जिंग न्यूक्लियस, इसको हम इमर्जिंग न्यूक्लियस भी कहते हैं, आउटगोइंग पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस Y लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड रेसिडुअल न्यूक्लियस, और जो आपके पास Y है वो हमें पता है रेसिडुअल न्यूक्लियस भी कहते हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, आप डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं इसको। तो वो आपके पास इस तरह से रिएक्शंस बनते हैं, यानी कि कंपाउंड रिएक्शन से कंपाउंड आपके पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस आया उसकी फर्दर जो स्प्लिटिंग होती है, डिसइंटीग्रेशन, वो एक रेसिडुअल न्यूक्लियस एंड इमर्जिंग न्यूक्लियस में होती है। तो ये है डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। Bohr assumed that decay of compound nucleus is independent of the way in which it is formed। अब कहते हैं जो न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस के बनने का प्रोसेस है और जो डिके का है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स में पढ़ा कि वो एक सेपरेटेड 2 स्टेप्स हैं, कि जो उसका वो फॉर्मेशन हो रही है वो, और जो उसकी स्प्लिटिंग हो रही है वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। The decay of compound nucleus depends upon the properties of the compound nucleus such as energy, angular momentum, parity, etc। और सेकंड हमने कहा कि ये जो आपके पास decay of compound है न्यूक्लियस वो डिपेंड्स करेगा किस पे, जो आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस आया है उसकी एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी पे। एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और पैरिटी ये हमने कंजर्वेशन लॉज, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कंजर्वेशन लॉज जो हमने पढ़े थे उसमें हमने ये इन डिटेल्स जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से ये कौन से लॉज हैं और रिएक्शंस में जो आपके पास न्यूक्लियस यूज़ हो रहे हैं उन पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं, चेंज आती है। द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्साइटेड चैनल, एग्जिट चैनल, ठीक है। ये जो प्रोसेस हमारे पास आएगा इसको एग्जिट चैनल भी कहते हैं हम, डिसइंटीग्रेशन का जो स्प्लिट होके आता है। इफ एनर्जी इज कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल न्यूक्लियस देन गामा रेज फोटोन इज इमिटेड। अब अगर सिर्फ आपको एक न्यूक्लियस मिलता है आफ्टर रिएक्शन, कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो इमिट हो रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी भी इमिट होगी जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज फोटोन की फॉर्म में मिलेगी। तो ये इस तरह का जो है आपने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास एंट्रेंस हो रही है, कोई भी आपके पास प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है, जब वो एंटर करता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो वो जो आपके पास रिएक्शन है उसको आप एंट्रेंस चैनल भी कहते हैं। लेकिन जो आफ्टर रिएक्शन जो कंपाउंड न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो रही है उसको आप एग्जिट चैनल भी कहते हैं।
ठीक है। और अगर उसमें एनर्जी हमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस मिल रहा है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली श्योर है कि आपको गामा रेज फोटोन भी इमिट होगा साथ में। लेकिन अगर कोई और एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस मिल रहा है तो फिर इसमें उसके साथ गामा रेज फोटोन है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। If energy is concentrated on a group of nucleons, then neutrons और alpha particles are emitted. अब वो देखें, अब वो कहते हैं कि अगर सिर्फ एक आपको सिंगल मिलता है तो देन आपके पास जो आफ्टर रिएक्शन स्प्लिट होगा कंपाउंड न्यूक्लियस, आपको गामा रे फोटॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ न्यूक्लॉन्स हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर आपको आफ्टर रिएक्शन जो है वो अल्फा पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी मिल सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देखें। कंपाउंड न्यूक्लियस कैन डिके इन डिफरेंट वेज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंट्रस चैनल फॉर एग्जाम्पल। अब वो कहते हैं जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिफरेंट वेज में जो है वो डिके करता है और वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, एंट्रस चैनल पे, यानी कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स है उस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट वेज में जो है वो डिके करता है। ये आपके पास रिएक्शन है क्या, A प्लस एक्स, एक्स इज अ टारगेट न्यूक्लियस, A इज अ प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस। इनका जब रिएक्शन करवाएंगे ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, अनस्टेबल है, स्टेरिक लगा देंगे यहाँ पे। एक्साइटेड स्टेट में अगर है वो कुछ ऑर्डर टाइम के लिए वहाँ पे स्टे कर रहा है तो ये स्टेरिक हमने यूज किया, अब वो कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस कैन डिके इन डिफरेंट वेज, वो डिफरेंट वेज में जो है वो डिके करेगा। और वो डिफरेंट वेज यहाँ पे जनरल फॉर्म्स हमने उसकी लिखी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट वेज में वो जो है वो इमिट करता है पार्टिकल्स। अब ये फर्स्ट एग्जांपल में हम कहते हैं कोई भी आपके पास जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है वो Y है प्लस B आपके पास जो है वो उसके साथ जो है प्रोजेक्टाइल आउटगोइंग पार्टिकल जो है वो बन रहा है। सेकेंड उसकी एग्जाम्पल में देखें, कोई भी आपके पास Z से आप उसको डिनोट कर रहे हैं जो आपके पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक है, रेजिडुअल न्यूक्लियस प्लस आपके साथ पास कोई ना कोई C जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। थर्ड में देखें, A से हमने जनरल फॉर्म में डिनोट कर दिया कि आपके पास A जो है वो रेजिडुअल न्यूक्लियस है पास प्लस साथ में न्यूट्रॉन या कोई भी थर्ड जो है वो इंटिंग पार्टिकल जो है वो यहाँ पे बनेगा आपके पास। जब डिके होगा तो वो इमिट होगा, सॉरी बनेगा नहीं, इमिट होगा, क्योंकि हम डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसकी ये एग्जांपल है कि यहाँ पे आपके पास ये एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर का प्रोटॉन के साथ, यानी कि जो आपके पास जो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टाइल टारगेट न्यूक्लियस है वो क्या है आपके पास, कॉपर। ठीक है, वो आपके पास क्या है, कॉपर। और आपके पास जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो है आपके पास प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन को हम कहते हैं। तो जब ये इनका रिएक्शन करवाएंगे, टारगेट फॉल करवाएंगे प्रोटॉन को हम टारगेट न्यूक्लियस कॉपर पर, तो ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी एनर्जी को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसके मैस में 1 इंक्रीमेंट आएगा। जब 1 इंक्रीमेंट आएगा तो आपके पास जिंक जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो जनरेट होगा। 29 इसका एटॉमिक चार्ज नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर, और 1 प्रोटॉन का, तो ये 30 हो जाएगा। तो आपके पास जिंक 64 जिसका एटॉमिक मास है प्लस 30 एटॉमिक नंबर, वो आपके पास कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। और इसी तरह से अगर आप अल्फा पार्टिकल्स के साथ करवाते हैं नियोन का, तो नियोन के आपके पास एटॉमिक मास 60 है और 28 उसका एटॉमिक नंबर है। तो अल्फा पार्टिकल्स के साथ करेंगे तो वो भी 64 हो जाएगा, लेकिन 28 प्लस 2 आपके पास 30 उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो भी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो सेम भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है व्हेन हम डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 2 डिफरेंट पार्टिकल्स को यूज़ किया है, एक अल्फा पार्टिकल्स और एक प्रोटॉन्स, जिनको हमने एज अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स यूज़ किया। उनकी बम्बार्डमेंट करवाई हमने डिफरेंट टारगेट न्यूक्लियस पे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हमें सेम जो है वो कंपाउंड न्यूक्लियस मिला। तो यही उन वर्डिंग्स का मीनिंग था जो कि हमें एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है।
कि आपको किस तरह से सेम कंपाउंड न्यूक्लियस मिलता है। अब ये सेम कंपाउंड न्यूक्लियस भी क्या करता है, डिफरेंट वेज में डिसइंटीग्रेट करता है। वो भी हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है डिफरेंट वेज में। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे आप देखें कि जिंक 63 वाला अगर आपके पास रेसिडुअल न्यूक्लियस बन रहा है तो वो साथ में एक न्यूट्रॉन जो है वो इमिट करेगा। यहाँ पे आप देखें 63 + 1 4 और 30 इसका एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर। तो ये आपके पास इस तरह से रिएक्शन। और सेकंड ये इस तरह से भी इमिट हो सकता है कि आपके पास कॉपर 62 का जो आइसोटोप है वो बनेगा 29 जिसका एटॉमिक मास है, प्लस एक आपको प्रोटॉन मिलेगा और साथ में एक आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। इस तरह से भी आप देखें ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 1 एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन का है एंड सेकंड जो है वो प्रोटॉन का एंड थर्ड जो है आपके पास वो 62 जो है एटॉमिक मास कॉपर का है। तो इस तरह से ये 64 हो जाएगा और 29 + 1 30 और हमें पता है न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसी तरह से थर्ड अगर ये डिपेंड करता है कि एक और रिएक्शन में किस तरह से, जैसे हमने ए बी और सी कहा था, तो ए में आप बी में आप लिख लें न्यूट्रॉन आपके पास आ रहा है, सी में आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ रहा है और जो आपके पास लास्ट वाला है उसमें आपके पास जो हमने डी से डिनोट किया था उसमें 2 हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। यानी कि इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंपाउंड न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। तो इसमें 62 जिंक का बन रहा है, साथ में आपको 2 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस की एग्जांपल्स थी जो हमारे आज की कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी थी। बेसिकली उसमें हमने 2 जो थिंग्स हैं उनको डिस्कस किया है, जो फॉर्मेशन किस तरह से होती है कंपाउंड न्यूक्लियस की एंड डीके किस तरह से होती है कंपाउंड न्यूक्लियस की, उनकी एक्सप्लेनेशन और उनकी एग्जांपल्स। ठीक है, किस तरह से वो बनते हैं और किस तरह से वो स्प्लिट होते हैं, डीके करते हैं, और उसको एग्जांपल्स के साथ हमने देखा है। ये हमारा आज का टॉपिक। ये लास्ट में हमारे पास रेफरेंस बुक्स हैं। ठीक है, इससे भी फर्दर डिटेल्स जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।